Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.3 सेकुलर लिटरेचर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे सेकुलर लिटरेचर, इसमें हम लोगों को धर्म को नहीं देखना है। ठीक है, दिस कैटेगरी ऑफ लिटरेचर डज नॉट हैव रिलीजियन एज इट्स थीम। अब जब हम लोग सेकुलर लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलीजन को हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कब? सेकुलर लिटरेचर इस साहित्य में। टू दिस क्लास बिलोंग्स टू धर्मशास्त्र और द लॉ बुक्स विच प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटी ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब हम लोग सेकुलर लिटरेचर इस साहित्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे धर्मशास्त्र के अनुसार सब कुछ होता है, मतलब जो कानून की किताब है। ठीक है, आप जिस तरह से धर्म करेंगे उस हिसाब से आपको जीवन मिलेगा, और जो सोशल ग्रुप है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, कि उनको किस तरह से अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। दे सेट आउट पनिशमेंट फॉर पर्सन गिल्टी फॉर थेफ्ट, मर्डर, अडल्ट्री एट्सेट्रा। अब देखिए आज भी जो लोग गलतियां करते हैं उनको दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। तो जो लॉ बुक है, जो धर्मशास्त्र है, उसमें उन लोगों को पनिशमेंट देने की बात की गई है, दंड देने की बात कही गई है, जो लोग या तो चोरी करते हैं, या तो खून करते हैं, या तो वो लोग अडल्ट्री के केस में पकड़े जाते हैं, कुछ गलत करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है। द अर्लीस्ट लॉ बुक इज मनुस्मृति। देखिए जो पहले के ज़माने में सबसे पहला जो हम लोग को लॉ बुक जो ग्रंथ मिलता है उसको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट बुक ट्रांसलेटेड बाय द ब्रिटिश एंड फॉर्म्ड द बेसिक हिंदू कोड ऑफ लॉ। अब ये तो आपको पता होगा कि भारत में ब्रिटिशर्स का राज था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे वो सबसे पहला बुक ट्रांसलेट किए थे। ठीक है, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ हिंदू कोड ऑफ लॉ। तो जो भारत में लोग थे उनके लिए क्या नियम कानून बनेगा वो बनाया गया। अर्थशास्त्र of Kautilya provides rich material for the study of Indian economy and polity of the Mauryan period। अब देखिए कौटिल्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है कि जो मौर्यन पीरियड था, जो मौर्य काल था, उस समय की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी होती थी उस समय। ठीक है, आगे बोल रहा है वर्क्स ऑन ग्रामर आर ऑल्सो समटाइम्स यूजफुल फॉर हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। कभी कभी जो व्याकरण है उससे भी हम लोग को पता चलता था कि इतिहास क्या था, और हम लोग इतिहास के संबंधित चीज़ों को जानकर इतिहास को लिख सके, उसको बना सके। द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन ग्रामर is the Ashtadhyayi written in Panini, which is dated by scholars to around 700 BC। अब जो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण काम व्याकरण के ऊपर किया गया था वो कब किया गया था? लगभग 700 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट में, और इसको पनिनी में लिखा गया था, और इसको हम लोग कहते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है द वर्क ऑफ कालिदास हु लिव्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कंप्राइजेस पोएम्स एंड ड्रामास। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कालिदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका जो काम था, ये क्या लिखते थे? ये बहुत सारे पोएम्स लिखते थे। ठीक है, कविताएं लिखते थे, ड्रामास, नाटक लिखते थे। और कालिदास कब के हैं? गुप्ता काल के। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है द फेमस अमंग देम आर
अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारा एंड मेघदूतम। तो कालिदास जी इतना कुछ लिखे थे, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वो क्या हुआ? अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारा एंड मेघदूतम। ठीक है, अब ये सब आप याद कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि आपको अगर शॉर्ट आंसर्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये सब पूछ सकता है। बाकी तो आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, बहुत सारा मटेरियल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। बिसाइड्स बीइंग ग्रेट creative compositions, they provide us with glimpse of social and cultural life of Guptas। अब देखिए, अब हम लोग कालिदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो जिस काल में थे, वो काल कौन सा था? वो काल गुप्ता का काल आ गया, गुप्ता युग आ गया। तो यहाँ पर जो आपको रचनाएं मिलती हैं उसमें आपको पता चलता है कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। किसका? गुप्तास का। For the history of Kashmir, we have an important book called Raj Tarangini, written by Kalhan, 12th AD, biographies and charities are important non-religious texts for writing history। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कश्मीर की। अगर हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करें तो कश्मीर का इतिहास हम लोगों को कहाँ से पता चलता है? राज तरंगी नाम का किताब है, ठीक है, उससे हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये राज तरंगिनी किताब कौन लिखे थे? कल्हण जी लिखे थे। कब? 12th AD, 12वीं सदी में। ठीक है, और इसमें काफ़ी जानकारी दी गई है कश्मीर के इतिहास के बारे में। आगे बोल रहा है, they were written by court poets in praise of their patron rulers। अब देखिए, पैटर्न रूलर्स क्या होता है? पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे। अब ये राजा क्या करते थे? पोएट्स को, जो कवि होते थे, उनको आश्रय देते थे, अपने यहाँ रहने देते थे, और वो जो पोएट्स थे वो उनका जीवन के बारे में, उनके कामयाबियों के बारे में वो लोग रचनाएं बनाते थे और उनका प्रेज करते थे, गुणगान करते थे राजाओं का। As there is a tendency among them to exaggerate the achievement of the patrons, they have to be studied with caution। अब देखिए, जो कवि थे उस समय, वो लोग क्या करते थे? जो राजा थे, ठीक है, उनके जो आश्रयदाता थे, उनके कामयाबियों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में ये लोग बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, बढ़ा चढ़ा के बोलते थे कि राजा खुश हो जाएगा। तो जब आप इनके कविताओं को, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वन सच इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इज हर्ष चरित्र, रिटन बाय बन भट्ट इन प्रेज ऑफ हर्षवर्धना। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उस समय का आपको साहित्य मिलेगा वो हर्ष चरित्र के ऊपर मिलेगा, जहाँ कौन लिखे थे इसको? बाना भट्ट जी लिखे थे, और इसमें हर्षवर्धन की गुणगान किया गया है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, द अर्लीस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर इज कॉल्ड संगम लिटरेचर। अब बोल रहा है कि साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में जो साहित्य है, जो सबसे पहला साहित्य है, उसको क्या कहते हैं? संगम लिटरेचर। इट वॉज रिटन इन तमिल एंड इज सेक्युलर इन नेचर। अब ये कौन से भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में, क्योंकि दक्षिण भारत की जो भाषा है वो तमिल है। और ये भी, इसका प्रारूप कैसा था, इसका नेचर कैसा था? ये सेक्युलर था। It was produced by poets who joined together in assemblies, Sangam, patronized by chief and kings during the 4th centuries of Christian era। अब देखिए, ये जो कवि थे वो कब लिखे थे? जो संगम में सम्मेलन होता था, असेंबली होता था, वहाँ पर राजा होते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग होते थे, उनके मंत्री होते थे, मंत्री, राजा। और ये माना जाता है कि जो क्रिश्चियन एरा है, ठीक है, उस समय 4th सेंचुरी में, फर्स्ट 4th सेंचुरी में ये हुआ था।
The literature consists of short and long poems in praise of various heroes, written probably to be recited in the courts. अब उस समय जो साहित्य लिखा गया था वो छोटे और बड़े कविताएं होती थी, और इसमें बहुत सारे जो हीरोज थे, जो उस समय के नायक थे, उनका गुणगान किया जाता था, और इनको इस तरह से लिखा जाता था कि जो कोर्ट्स है, जो सभा है, वहाँ पर इनको गाया जा सके, इससे लोगों का गुणगान किया जा सके और राजा खुश हो. इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स द एपिक्स कॉल्ड शिल्पादिकरम एंड मणिमेकाली. अब इसमें जो महाकाव्य वो भी हैं, शिल्पादिकरम और मणिमेकाली के बारे में. The Sangam literature is our major source for the study of South Indian society, economy and polity during before Christ 300 to Anno Domini 300. अब देखिए, जो संगम इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेजर सोर्स बना. किस लिए? ताकि हम लोग जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, साउथ इंडिया, उसका समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, वहाँ पे राजनीति कैसी होती थी, कब 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 सदी तक, ठीक है, इसके बीच में ये 600 साल का जो अंतर है, इस बीच में साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में हम लोग को यहाँ से जानकारी मिलती है. The descriptions given in the Sangam literature are confirmed by archaeological finds and accounts of foreign travelers. अब देखिए, संगम साहित्य में, संगम लिटरेचर में जो हम लोगों को वर्णन दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये पुरातत्विक खोज में जब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुआ तो उसमें भी इसके बारे में वर्णन किया गया, इसको कंफर्म किया गया. साथ ही साथ जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो भी इसके बारे में पुष्टि करते हैं, वो भी इसको कंफर्म करते हैं. तो काफ़ी सारा हम लोग को इससे जानकारी भी मिलता है. अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, इस चैप्टर को और आगे उसमें बढ़ाया गया है.